अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस वीडियो में हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे इस यूनिट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by = k। तो इस फॉर्म की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड k इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड अ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। जिसके अंदर ये तीनों नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। किसमें? इन टू वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स क्या है यहाँ? x और y वेरिएबल्स हैं। टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल सच एज। तो दो इक्वेशन सेम वेरिएबल्स में इस तरह लिखी जाती हैं। ठीक है, ये दोनों के सेम वेरिएबल हैं, इसके भी एक्स वाई इसके भी एक्स वाई, और टू इक्वेशंस इस तरह। इसके अंदर a1 b1 k1 a2 b2 k2 नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और इसमें भी इन्होंने यही बताया हुआ है। अब इधर से देखें, इफ़ इन द इक्वेशन 1, अगर इस इक्वेशन 1 में k इक्वल हो 0 के, डैट इज़ मतलब ax + by इज इक्वल टू, ये जो कॉन्स्टेंट है के ये 0 के इक्वल हो, देन इट इज़ कॉल्ड अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। फिर हम इसको होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे इन x एंड y में। इफ़ इन द सिस्टम 1, अगर इस सिस्टम 1 में k1 इज इक्वल टू, अगर इस सिस्टम 1 में k1 और k2 भी इक्वल टू 0 हो जाएं तो ये भी दोनों इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएंगी इन x एंड y में। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अब ax + by + cg इज इक्वल टू z। अब ये क्या है? अगर इसमें a b c और k नॉट इक्वल टू 0 होंगे तो ये इक्वेशन क्या होगी? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगी इन 3 वेरिएबल्स में। और अगर यहाँ a b c इज नॉट इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0 हो, फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसमें भी यही बताया हुआ है। अगर नॉट इक्वल टू 0 होंगे सारे तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और 3 लीनियर इक्वेशंस को इन 3 वेरिएबल्स में इस तरह लिखते हैं। ये 3 इक्वेशंस है और इसमें 3 ही वेरिएबल्स हैं, x y z, तीनों इक्वेशंस में। और अब ये नॉन होमोजीनियस कब हो गया? अगर a1 b1 c1 और k1 क्या हो? नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इफ़ इन द इक्वेशन 2, अगर इस इक्वेशन 2 में हमारे पास k1 k2 k3 इक्वल टू 0 हो जाए तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? x by और cg किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए, देन इट इज़ कॉल्ड अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन x y z। इसी तरह यही बात उन्होंने आगे बताई हुई है। यहाँ देख लें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अगर उस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन हो और उसके बहुत से सोल्यूशंस निकाल सकते हो, हम इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन निकाल सकते हो। अब आपको पता है ना, लीनियर इक्वेशंस जिस तरह होती है उसको हम काफ़ी तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशंस फॉर एग्जांपल हम उसको फैक्टराइजेशन करके उसके फैक्टर्स बना सकते हैं, उसके कंप्लीटिंग स्क्वायर करके उसके उधर से x और y वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से। इसके अलावा उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, तो उसके बहुत से सॉल्यूशंस निकल आते हैं। आ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। तो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम इनकंसिस्टेंट तब होगा अगर सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर ये इनकंसिस्टेंट तब होगा अगर सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, अगर सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ना आए। The system 2 consists of 3 equations in 3 variables, so it is called a 3x3 linear system. But a system of the form, अब वो इस सिस्टम की बता रहे हैं, इस सिस्टम 2 की बता रहे हैं। इसमें 3 रो थी ना, तो ये 3x3 का वो था सिस्टम है। ये कितने ऑर्डर का है? 2x3, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, इस साइड पे इक्वल के इस साइड पे देखने हैं 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। नाउ वी सॉल्व द फॉलोइंग 3x3 लीनियर सिस्टम। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपको 3 लीनियर सिस्टम्स दिए हुए हैं, अब हम इनको सॉल्व करके बताएंगे कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है, वो हम इन तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो समझ जाएंगे। दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम 1 इज, तो इस 1 के सिस्टम की मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? सारी एंट्रीज आ जाएंगी और जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ हैं वो इस तरह लिखी जाएंगी। ठीक है, सेपरेट हो जाएंगी डॉटेड लाइन से। वी अप्लाई द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू द अबव मैट्रिक्स टू reduce it to the equivalent reduced echelon forms that is। ठीक है, reduced echelon forms that is। तो अब देखें, यहाँ सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है? थर्ड रो में हमें 1 नज़र आ रहा है, तो अब ये 1 तो हमें ऊपर चाहिए, तो अब इंटरचेंज कर लेंगे R1 और R3 को। तो इंटरचेंज कर लिया, 1 ऊपर चला गया, ये वाली पूरी रो ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई। अब हमने 1 के नीचे इन दोनों एंट्रीज़ को 0 बनाना है, तो वो देखें यहाँ अब ऑपरेशन
ऑपरेशंस लगाई, ठीक है। R1 में -3 मल्टीप्लाई और उसको इसमें ऐड, R1 में -2 मल्टीप्लाई और उसको इसमें ऐड। तो यहाँ देखें जब ऑपरेशंस लगाई तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें आपने इस जगह पे 1 लेके आना है इधर, तो यहाँ 1 किस तरह लेके आएंगे, जब इस रो 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -1/2 से। तो यहाँ देखें उन्होंने इसी तरह मल्टीप्लाई किया हुआ है, -1/2 इंटू R2 इम्प्लाई कर रहा है R2 डैश के मल्टीप्लाई करवा के जिस तरह अब ये नई वाली R2 बनी है उसको R2 डैश उन्होंने नाम दे दिया। अब इधर से देखें 1 है, इसके नीचे 0 बनाना है, यहाँ ऊपर 0 बनाना है और यहाँ हमने 1 बनाना है। तो पहले इधर इधर 0 बनाना है, तो देखें ऑपरेशंस लगाई 0 बना दिया। अब यहाँ 7 की जगह पे 1 बना दिया। किस तरह बनाएंगे, रो 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/7 से, तो ये 1 आ जाएगा। देखें जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इस तरह से ऑपरेशंस लगाना कोई मुश्किल काम नहीं लगेगा, ठीक है। आप आसानी से लगा लेंगे, जुबानी दे के बता देंगे ये इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 0 बनेगा। तो इसके बाद देखें यहाँ 1, यहाँ हमने 0 बनाना है तो यहाँ ऑपरेशंस लगा के 0 बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को 1 के ऊपर -4 और 6 को 0 बनाना है। तो यहाँ से ये 0 0 बना दिया इन दो ऑपरेशंस लगा के। तो अब यहाँ से ये फर्स्ट वैल्यू मैंने आपको बताया था x होती है, y ये सेकंड वाली, थर्ड वाली z। तो यहाँ x है, ये x इज इक्वल टू -1, ये सेकंड पे है, ये तो ये y की y है, ये तो y इज इक्वल टू 2 और यहाँ थर्ड पे है 1, तो ये z इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आ गया x y z की। अब देखें द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम 2 इज, अब इस सिस्टम 2 को देखें, अब इसका सोल्यूशन निकल गया हमारे पास। अब इस मैट्रिक्स 2 को देखें तो यहाँ से देखें जब हमने 2 और 3 को 0 बनाने के लिए इन तो पूरी रोज पे ऑपरेशन लगाई तो यहाँ -3 3 9 ये सब कुछ आ गया। अब यहाँ -3 आ गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे -1/3 से यहाँ 1 बनाने के लिए, तो 1 आ गया नीचे। 2 और 1 को ऑपरेशंस लगा के यहाँ हमारे पास 0 आ गया। और यहाँ जब अब देखें ये जो -2 है ना ये खुद ही 0 बन गया। किस तरह 0 बना है, जब हमने इस 1 के ऊपर नीचे 2 को 0 बनाने की कोशिश की ना, जब हमने 2 को 0 बनाना चाहा तो देखें 2 को जब 0 बनाया तो सबसे पहले R2 को मल्टीप्लाई करवाया -2 से। तो जब ये R2 को -2 से मल्टीप्लाई करवाया और फिर R3 में ऐड करवाया ना तो -2 + 2 कैंसिल होकर 0 बन गए, तो ये तो 0 बन गया। इसी तरह जब आपने इधर जो है R2 को मल्टीप्लाई करवाया -2 से, ठीक है, पूरी रो को ही करवाते हैं मल्टीप्लाई। जब इसको 0 करने के लिए पूरी रो को -2 से मल्टीप्लाई करवाया तो देखें माइनस माइनस ये +2 हो गया और फिर +2 और -2 0 बन गया। तो इसलिए ये खुद ही 0 हो गया जब हमने इसको 0 बनाया। तो ये हमारे पास पूरी रो यहाँ से 0 आ गई। तो अब दिस सिस्टम 2 इज़ रिड्यूस टू इक्विवेलेंट सिस्टम। तो इसको इक्विवेलेंट सिस्टम में रिड्यूस करेंगे तो देखें इधर से x और ये y मिसिंग है, तो x + 3z इज इक्वल टू 4 आया और यहाँ से y - z इज इक्वल टू -3 और यहाँ से 0 तो है ही नहीं है, तो 0z इज इक्वल टू 0 उन्होंने ऐसे ही लिख दिया। द इक्वेशन 0z इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाय एनी वैल्यू ऑफ z फ्रॉम दी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस वी गेट। तो इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास ए और बी दो इक्वेशंस की फॉर्म में लिख दी हैं। आप देखें ये तो कुछ भी नहीं है जी की, तो ये सारी 0 0 आई है, लेकिन जी हमें ऊपर ए और बी इक्वेशंस में तो नज़र आ रहा है इनमें, ठीक है, इस और इस इक्वेशन में तो जी नज़र आ रहा है। तो हम कहेंगे एज जी इज़ आर्बिट्रेरी सो वी कैन फाइंड इन्फिनेटली मैनी वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। तो इसमें से हम ए और बी से इसकी इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, मतलब एक्स वाई जी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अगर जी आर्बिट्रेरी है तो हम लेट कर लेंगे कि जी किसके इक्वल लेट कर लेंगे, टी के इक्वल लेट कर लेंगे। तो जब जी की यहाँ वैल्यू टी पुट करेंगे तो 4 - 3t आ जाएगी एक्स की वैल्यू और y इज इक्वल टू t - 3 आ जाएगी। तो वही इन्होंने इधर लिखा हुआ है और जी हमने किसके इक्वल लेट किया, टी के इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ टी। उसके बाद यहाँ देखें दस द सिस्टम 2 हैज़ इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन एंड इट इज़ कंसिस्टेंट। सिस्टम ये 2 है, इसके इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट है। 3 वाला लीनियर सिस्टम देखें द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम 3 ये उसके एंट्रीज लिख दी। अब इसमें दोनों को 0 देखे, सारी ऑपरेशंस वगैरह लगाई तो आपके पास ये बन गई। अब इसमें भी लास्ट में ये सारे 0 0 हैं, मतलब 0 यहाँ जी की कोई बची नहीं है, ठीक है। और इसके बाद इसको किस तरह
एक्स प्लस 7/4 जी इज इक्वल टू -1/4, ये वाई और जी की इज इक्वल टू ये टर्म आ गई। अब 0 जी इज इक्वल टू 4 वही, तो इसका तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दी थर्ड इक्वेशन 0 जी इज इक्वल टू 4 के इक्वल हैज़ नो सोल्यूशन। अगर यहाँ भी 0 आ जाता फिर हम इसको इसकी तरह कर लेते, ठीक है, इसकी तरह कर लेते, लेकिन इधर इस साइड पे 0 आ गया लेकिन इधर 4 आ रहा है, तो हैज़ नो सोल्यूशन, सो द सिस्टम एज अ होल हैज़ नो सोल्यूशन, दस द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो ये सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो वी सी डैट इन द केस ऑफ सिस्टम 1, अब इधर से पीछे से इसकी बताई हुई है, इन सिस्टम 1 द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम इज द सेम ऑर्डर। अब इसमें क्या बताया हुआ है, ये जो हमारे पास सिस्टम 1 का जो सोल्यूशन आया था वो ये था, ठीक है, वो ये था। तो इसमें हमारे पास रैंक कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 3 है, तो इस तरह से इसकी 3 है। तो एंड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम इज सेम, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी सिस्टम के सेम है, तो डेट इज जो कि 3 है, रैंक भी 3 है, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द वेरिएबल इन द सिस्टम 1, ठीक है, तो वो सिस्टम 1 के नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है। दस द लीनियर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो एक लीनियर सिस्टम कब कंसिस्टेंट होता है, एंड हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन इफ द रो रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज द सेम एज दैट ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम। तो देखें ये सारा जो हमने पीछे तीनों सिस्टम्स फाइंड आउट किया ना, इनकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ से ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हम नेक्स्ट उसमें करेंगे जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा यहाँ से क्रैमर रूल देख लें, कंसीडर द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, इसमें हमारे पास इस तरह का सिस्टम होता है। दीज आर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल x1 x2 x3, इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं x1 x2 x3 विद कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स ये होते हैं a11 a12 a13, ठीक है, जिस तरह ये हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 4z। अब इसमें जो x y z हैं वो क्या है, वेरिएबल हैं, और 2 3 4 क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। एंड द कांस्टेंट टर्म इन द रियल फील्ड r, और जो कांस्टेंट टर्म है b1 b2 b3। और वी राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म है, तो इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, ax इज इक्वल टू b, वेयर अब a इज इक्वल टू कितना है, aij 3×3, x इज इक्वल टू x1 x2 x3, ठीक है। इसका मतलब है हमने 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है, और आई और जे क्या है, रो और कॉलम्स हैं, मतलब a11 a12 जिस तरह ये उन्होंने लिया हुआ है, और यहाँ x इज इक्वल टू x1 x2 x3 ये वेरिएबल्स हैं, और b इज इक्वल टू ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होती है जो आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड पे पड़ी होती है। वी नो दैट द मैट्रिक्स इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम किस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये a जब इधर जाएगा तो इनवर्स b हो जाएगा। मैट्रिक्स इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, तो x इज इक्वल टू इनवर्स b बन गई। इफ a इनवर्स एग्जिस्ट, अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करे, ये किस तरह करेगा, a डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तब a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नॉट देख लें, a इनवर्स इंटू ax इज नॉट इक्वल टू b a इनवर्स, ठीक है, तो ऐसी बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ से देख लें, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेंट, एंड और एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, ए आई जे डैश और ये 3×3 मैट्रिक्स। तो ये अब ए आई जे इस तरह 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम इस तरह लेते हैं। ये एक्स की एंट्रीज, एक्स का कॉलम मैट्रिक्स पुट कर दिया इस एक्स की जगह पे, इज इक्वल टू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ये एडजॉइंट ए ओवर और ये ए डिटर्मिनेंट, और ये जो मैट्रिक्स है वो ये बी का है। तो ये आ गया, ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह रही, इज इक्वल टू इसको इन तीनों रोज को डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करवा दिया, तो आपके पास ये आ गया x1 इसके इक्वल, x2 इसके, x3 इसके, तो वही आपने इक्वल कर देने। अब देखें ये किसका जो है वो ओपन हो रही है, किसकी मतलब एक्सपेंशन ओपन हुई है, ये इसकी, ठीक है। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें तो यही आता है, इसी तरह अगर इसको ओपन करें तो यही आता है, इसी तरह x3 इसके इक्वल कर दिया। तो ये देखें ये क्रैमर रूल का जस्ट मेथड समझाया हुआ था। उधर तो हमने क्वेश्चन इस तरह के मैट्रिक्स फॉर्म में बना के करने हैं। तो यहाँ देखें एग्जाम्पल 3 से इसका क्वेश्चन समझते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको ए डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए डिटर्मिनेंट में कौन कौन सी एंट्रीज आ जाएंगी, ये वाली 3 1 -1 1 1 2 -1 -2 -1। तो ये ए डिटर्मिनेंट, तो इधर से ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया, 9 के इक्वल आया। अब यहाँ से x1 इस तरह, ये आप देखने, ये मेथड देखते हुए आपने क्वेश्चन करना है।
तो x1 इज इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट ओवर इसका डिटर्मिनेंट कितना आया 9, ठीक है, इज इक्वल टू ये x2 इसी तरह इसको डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट पे, ठीक है। इस ओवरऑल जो पूरा डिटर्मिनेंट लेने से पहले को डिवाइड कर लेना है, जो डिटर्मिनेंट सोल्व करके हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ से देखें जब सबको सोल्व किया और इसको एक्सपेंड किया डिटर्मिनेंट को, तो वो 1 आया, x2 की वैल्यू x3 की वैल्यू 2 आई। तो यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आ गई जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीछे से सारा पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज देखें, क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। तो देखें अभी हमने मेथड पढ़ा, इंतहाई इजी, 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम्पल 3 जैसे हैं। तो चलें इनमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। इसका पार्ट 2 देखें। इधर सबसे पहले आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका ए डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 इंटू -2, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस और ये दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है, ये माइनस इसका और एक माइनस, तो ये प्लस हो गया, +12 + 1 इंटू -4 -9 और +1 इंटू -16 -6। तो अब जब इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू ये 10 और +1 इंटू इसको सोल्व किया -13 +1 इंटू और इसको सोल्व किया तो -22। अब इसको जब सोल्व किया तो 20 अंदर मल्टीप्लाई करवाया -13 और -22। तो इधर से क्या आंसर आ गया -15, जो कि क्या है ए डिटर्मिनेंट। अब मैं x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो यहाँ से देखें x1 जब हम निकालेंगे तो वो किस तरह निकालेंगे, जो बी मैट्रिक्स है इसको हम x1 की जगह पे पुट कर देंगे। तो 5 8 3 इधर आ गए और बाकी एंट्रीज इसी तरह रही जिस तरह हमने यहाँ क्रैमर रूल मेथड में और इस एग्जांपल में मैंने ये नहीं बताया आपको कि जो ये आपके पास ये राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है ना, जब हम x1 निकालेंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह जब x2 निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो ये कॉलम 2 की जगह पे, ठीक है, इस 2 की जगह पे ये वाला जो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स राइट हैंड साइड वाला, वो इसकी जगह पे आ जाएंगे। इसी तरह जब x3 निकालेंगे तो ये कॉलम 3 की जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये चेंज होता है। तो इसी तरह जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी रिप्लेस होगा। x1 निकालेंगे तो इधर आ जाएगा, x2 निकालेंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा और x3 निकालेंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा। तो अब मैं ये सोल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ से देखें x1 की वैल्यू आ गई 1/3। इसी तरह x2 की जब फाइंड आउट करेंगे तो ये जो हमारे पास 5 8 3 राइट हैंड साइड वाला ये कॉलम 2 की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, तो 5 8 3। तो ये x2 की वैल्यू आ गई और इधर से मैंने x3 की वैल्यूज़ निकाल ली। तो x1 x2 x3 की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यूज़ मैट्रिसेस टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स। तो इसमें हमने सिंपल इस सिस्टम को सॉल्व करके x1 x2 x3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो चलें इसका पार्ट 2 देखें। इसे क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हमने सिंपली सोल्व करना है। x1 x2 x3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखें ये मैट्रिक्स A है, ये x है, ये B है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो यहाँ से ये मैट्रिक्स ये है, x वही बताया हुआ है सारा। ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं तो वो -2 आया। अब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। फिर इस इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू जब ए इस साइड पे लेके जाएंगे तो इन्वर्स b हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। तो ए एडजॉइंट ए किस तरह फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए सारी एंट्रीज फाइंड आउट करेंगे। A11 फाइंड आउट करेंगे -1 की पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, ठीक है। और जो एंट्रीज हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 -2 2, तो 1 -1 -2 और 2। तो इसी तरह A12 A21 A23 सारे फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो यहाँ से देखें मैंने सारी एंट्रीज फाइंड आउट कर लिया। अब हमने 3x3 ऑर्डर के में पुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ मैं पुट कर रही हूँ, ये 1 है, ये हमारे पास A12 4 आया है, उसके बाद ये 2, यहाँ -5 -1 1 1 1, ठीक है। तो ये मैंने फाइंड आउट कर ली। अब इसका एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे तो वो किसके इक्वल है, AIJ इंटू 3x3 मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो वो एडजॉइंट ए निकल आएगा। तो इसका एडजॉइंट ए किसके इक्वल आएगा, जब इसका ट्रांसपोज लूँगी 0 1 1 4 -5 1 और 2 -1 1, तो ये इसका एडजॉइंट निकल आया। अब मैं इसको ए इन्वर्स में पुट कर देती हूँ, ठीक है, ए इन्वर्स में पुट कर देती हूँ।
तो यहाँ से देखें, उसके बाद इसका ए इनवर्स मैंने फाइंड आउट कर लिया, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो वैल्यूज पुट की डिवाइड किया तो ये मैट्रिक्स बन गया। अब जो आपके पास ये इक्वेशन 2 है, तो जो यहाँ हमारे पास इक्वेशन 2 है, ठीक है, इसके अंदर हमने पुट कर देने हैं ये सारी वैल्यूज ए इनवर्स ए की सारी एक्स की। तो देखें एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी था, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो एक्स की जगह पे एक्स का मैट्रिक्स, ए इनवर्स की जगह पे और बी की जगह पे। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो -6 + 0 + 2 और ये क्या आ गया -3 + 0 + 2। अब इधर से x1 x2 और x3 किसके इक्वल आए, हमारे पास आया जो कॉलम मैट्रिक्स आया 2 -4 और -1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की कितनी है -4 और x3 की -1। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू द एचेलॉन फॉर्म्स एंड द रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म्स। तो देखें इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, ये बहुत ईजी है, ये हम अभी हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ी। देखें ये जो हमने लीनियर सिस्टम सोल्व किया था 1 2 3, ये बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जो फर्स्ट वाला जिस तरह हमने किया था ना, फर्स्ट वाला, ठीक है, ऊपर नीचे 0 बनाया था, तो इसका सोल्यूशन ये निकला था। तो इधर से x की वैल्यू -1, y की 2 और z की 3 आई थी, तो वो बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसकी जैसे होगा, ठीक है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप जब ध्यान से करेंगे इसके तरह से। आप पहले इसको इस तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इस तरह लिखेंगे, फिर आप उस पर ऑपरेशंस लगाएंगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल आपने इस तरह से करना है, बिल्कुल ये वाले तीनों पार्ट। तो जब आप करेंगे तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, बस आपके ये एंट्रीज का फ़र्क है, ठीक है, वहाँ एंट्रीज डिफरेंट है, यहाँ एंट्रीज बाकी सेम उसी मेथड से हो गए तीनों क्वेश्चंस, ठीक है। इसी तरह आप इधर देखें, यहाँ 1 बन रहा है, पहले ऑलरेडी 1 बन रहा है, तो आप 2 और 5 को 0 बनाएंगे, यहाँ आप 3 को 1 बनाएंगे, 4 2 को -2 को 0 बनाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में आपके पास ना इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी एक लेफ्ट साइड पर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो जाएगा। देखें हज़रत अली का कौल है कि इल्म सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।